हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन एंड दिस इज़ पार्ट 2। नाउ जो टॉपिक्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे वो है इम्पल्स, देन वील सी हाउ इम्पल्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, देन मेजरमेंट ऑफ impulse from a graphical method. We'll also see some practical application of impulse, then house cart problem, and then the apparent weight of a man lift may. And finally we'll have some questions as quiz. So let us now begin with it. Now what is impulse? Impulse जो है एक तरीके का फोर्स ही है। ये इतना लार्ज फोर्स होता है जो कि बड़े ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है, जिस वजह से बॉडी के मोमेंटम में कुछ बदलाव आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोर्स जो कि एक बैड एक्सर्ट करता है वाइल हिटिंग अ बॉल, देन फोर्स जो कि एक्सपीरियंस किया जाता है बाय अ पर्सन जब वो किसी सर्टेन हाइट से गिरता है ऑन अ मार्बल फ्लोर, देन इफ़ यू ब्लो अ नेल यूजिंग अ हैमर, ऑब्वियसली दैट ऑल्सो इंक्लूड्स impulse. So this is basically a kind of force acting for a short period of time. So impulse जो है is basically the product of force and time, and this is in turn equal to the change in momentum of any body. तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं इम्पल्स का, जो कि है फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का प्रोडक्ट, और जो कि इक्वल होता है कि मोमेंटम में कितना चेंज आया है उसका। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है बेसिकली P से, राइट। टाइम को हम T से, फोर्स को F से करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं इम्पल्स की। इम्पल्स को आप डिनोट करोगे बाय अ लेटर J, एंड ऑब्वियसली इसका एक डायरेक्शन भी होता है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इम्पल्स जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो भी हो सकता है। अब वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी की मोमेंटम बढ़ती है तो उस केस में पॉजिटिव है इम्पल्स। अगर मोमेंटम घटती है देन द इम्पल्स इज़ नेगेटिव बाय नेचर, एंड अगर मोमेंटम में कोई बदलाव ही नहीं है, ज़ीरो चेंज है, इट इज़ लाइक अनचेंज्ड, देन द इम्पल्स इज़ ज़ीरो। सो हियर लेट अस ट्राई टू सी हाउ कैन वी एक्सप्रेस इम्पल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। सपोज करते हैं एक फोर्स F जो कि लग रहा है किसी भी बॉडी पे। सपोजिंगली अगर कोई बॉडी है जिस पे इम्पल्स जो है निकालना है हमें, यहाँ पे मान लेते हैं फोर्स F एक्ट कर रहा है एंड इट इज़ एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt। तो अगर हमें शॉर्ट इम्पल्स, मतलब अगर हमें यहाँ पे सिंपली इम्पल्स निकालना हो फोर्स का, स्मॉल इम्पल्स निकालना हो, देन आई विल हैव d जो है वो चेंज बताता है, और इट इज़ रिप्रेजेंटिंग बेसिकली स्मॉल इम्पल्स हियर। So impulse is basically the product of force and dt ड्यूरेशन के लिए लग रहा है for a very small time। अगर आप यहाँ पे टाइम इंटरवल मान लीजिए t1 से t2 लेते हैं, so we can integrate this first equation. So let us integrate and then we'll get the value of impulse which is j. Now j is integration of dj is the the small impulse here। तो t1 से लेके हमने यहाँ पे T2 तक इसे इंटीग्रेट किया है। नाउ अगर FAV एवरेज फोर्स है तो उस केस में हम F को F एवरेज लिख सकते हैं फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम T2 dt, देन F एवरेज कैन बी टेकन आउट एंड वी कैन इंटीग्रेट dt नाउ। सो dt को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इट मीन्स यहाँ पे क्या है t टू द पावर 0, एंड वील यूज़ द फॉर्मूला कौन सा, x टू द पावर ऑफ n+1 बाई n+1। यहाँ पे n क्या है आपका, 0 है इस केस में, तो आप यहाँ पे t आपको मिलेगा, एंड हमें यूज़ करना है t1 से लेके t2 तक का लिमिट। सो आई विल हैव f एवरेज t2 माइनस t1, दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो j का जो फाइनली वैल्यू निकल के आएगा दैट इज़ f एवरेज मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस इन टाइम विच इज़ योर t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इम्पल्स इज किसी भी फोर्स का इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड द टाइम इंटरवल, जितने समय तक के लिए ये इम्पल्स या फोर्स एक्ट कर रहा है। नाउ फ्रॉम सेकेंड
लॉ, ऑब्वियसली फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम क्या कह सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने dt को ट्रांसफ़र कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, सो आई हैव एफ डी टी इक्वल्स टू डी पी, दिस इज़ योर सपोज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल है, शुरुआत का टाइम है, टाइम इक्वल्स टू 0 से हम t तक का लेते हैं इंटरवल 0 to t, तो ऑब्वियसली मोमेंटम में जो है बॉडी का हम मान लेते हैं जो चेंज हो रहा है वो है p1 से लेके p2 तक का। तो हम इसी लिमिट का इस्तेमाल करेंगे फॉर इंटीग्रेटिंग आवर फर्स्ट इक्वेशन हियर। तो अब हम यहाँ अगर 0 से t और dp को हम सिंपली इंटीग्रेट करते हैं p1 से लेके p2 तक, सो आई विल हैव दिस p2 माइनस p1 ओवर हियर, राइट। बट हमने ये देखा था ऑलरेडी शुरुआत में कि जो इम्पल्स होता है यही आपका क्या है, ये आपका इम्पल्स है, दिस इज़ बेसिकली योर इम्पल्स एज एफ डी टी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इज बेसिकली योर इम्पल्स। सो इट मीन्स दैट जे को हम इक्वेट कर सकते हैं p2 माइनस p1 से, दैट इज़ change in momentum से। So finally I have this expression that is impulse of a force is equal to the total change in momentum, जो कि किसी भी बॉडी में फोर्स क्रिएट होगा बाय अ फोर्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिलेशन हमें ऑब्टेन हुआ है जो कि है आपका इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम के बीच में, इसी को कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड फॉलो द स्टेप्स दैट हाउ इज़ टू बी डिराइव्ड एंड दिस कैन बी डायरेक्टली यूज इन द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम एक ग्राफिकल मेथड भी देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स का। मान लीजिए कोई एक फोर्स है जो कि कांस्टेंट फोर्स है एंड किसी भी एक बॉडी पर जो है ये फोर्स एक्ट कर रहा है। सो लेट अस कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स ओनली। तो यहाँ पे हमने जो है टाइम इंटरवल लिया है t1 से लेके t2 तक का और हमने ये ग्राफ यहाँ पे बनाया है। अगर फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह से आपका आता है तो ऑब्वियसली जो इस ग्राफ का एरिया होगा दैट विल बी व्हाट, बेसिकली गिविंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन टाइम इंटरवल t, दैट इज ग्राफ बिटवीन f एंड t। f इज़ द फोर्स, t इज़ द टाइम। इसका अगर हम यहाँ पे आप एरिया निकालोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज़ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। सो कभी भी ग्राफ में अगर आपको फोर्स और टाइम का जो है ग्राफ दिया गया है तो अगर आप उस एरिया का सिंपली इफ़ यू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ग्राफ यू विल गेट द इम्पल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पी क्यू आर एस है ये एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू नो दैट इट इज़ बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेड्थ हियर। तो यहाँ पे आप लेंथ मान लीजिए है आपका पी एस, breadth is suppose your PQ. So if I take the product now PS जो है वो फोर्स के बराबर है that is F and PQ obviously जो है आपका क्या है टाइम इंटरवल डिफरेंस, so T2 minus T1 this is basically giving you, यहाँ पे हमने मान लिया है कि that is T2 minus T1 is equal to T, ये इंटरवल है, so F into T. So this area of the rectangle is giving you the magnitude of force within this time interval. This is basically your impulse. फर्स्ट केस में हमने मान के चला था कि ये एक सिंपली क्या है आपका कांस्टेंट फोर्स है। यहाँ पे अब हम एक वेरिएबल फोर्स कंसीडर करेंगे, ऐसा फोर्स जो कि बदलता रहेगा। सो अगर वेरिएबल फोर्स किसी भी बॉडी में लगता है राइट, सपोज फॉर अ टाइम t वेयर t इज़ T2 माइनस T1 और आपके पास अगर कुछ इस तरीके का ग्राफ है बिटवीन फोर्स एंड टाइम, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन नाउ। सो j विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी एंड एरिया जो होगा अंडर दिस ग्राफ विल बी गिविंग यू द वैल्यू ऑफ इम्पल्स हियर। सो यू कैन सिंपली फाइंड द एरिया अंडर दिस फोर्स एंड टाइम ग्राफ दैट विल गिव यू द इम्पल्स, the magnitude of an impulse which is exerted by a given force in a given interval of time. Let us see some practical applications now, right? तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो impulse होता है denoted by J is basically a product of F and I can say T or delta T. T is the time interval here. तो यहाँ पे अगर हम time duration किसी भी impulse का large है या हम time duration को बढ़ाते हैं, उस केस में देखिएगा आप जो है सिंपली फोर्स अगर आप निकालना चाहो दैट इज़ गोइंग टू बी लेस। वाई? क्योंकि इस एक्सप्रेशन से वी कैन क्लियरली से दैट एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो अगर हमने टाइम ड्यूरेशन को घटा दिया है
तो फोर्स बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे हमें इन दोनों सिचुएशंस में अगर आप देखो, अगर हम यहाँ पे बढ़ा दे टाइम इंटरवल को तो ऑब्वियसली फोर्स जो है डिक्रीज़ कर जाएगा। लेट अस सी दिस टू एग्जांपल्स। तो अगर कोई पर्सन है जो कि एक सर्टेन हाइट से गिर रहा हो, उसे इंजरीज तब ज़्यादा होंगी अगर वो कोई सॉलिड फ्लोर पे या हार्ड फ्लोर या सीमेंटेड फ्लोर पे गिरे, रादर दैन कि अगर वो फॉल करे किसी सैंड पर, राइट। अगर सैंड पे वो फॉल करता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स विल बी वेरी वेरी लेस। सो सैंड एक्चुअली प्रोवाइड्स द लॉन्गर टाइम फॉर द पर्सन टू स्टॉप। सो इस केस में टाइम हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, टाइम को जो है हम बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से फोर्स है घट रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशन है, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना है जिस वजह से फोर्स एक्सर्टेड जो हो किसी भी बॉडी पर वो कम हो। सिमिलरली अ पर्सन यू विल सी दैट मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स whenever a cricketer trying to catch a ball, तो टाइम ऑफ कैच को जो है वो बेसिकली बढ़ाता है। तो टाइम बढ़ाने की वजह से उसके हाथों पे लगने वाला फोर्स जो है वो घट जाता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इम्पल्स के। Now next we have a very important problem which is a horse and cart problem. Let us try to understand this. Now you can see यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की गई है of a cart, राइट। सो लेट अस जस्ट कंसीडर अ कार्ट, एंड कार्ट जो है यहाँ पे कहीं पे जो है, यहाँ पे मान लीजिए हॉर्स है इस पोजीशन में, यहाँ पे हॉर्स है एंड ही इज़ ट्राइंग टू पुल अ कार्ट। सो आई हैव जस्ट ड्रॉन द डायग्राम जो कि बेसिकली आपको एक दिखाएगा कि कौन कौन से फोर्स उस कार्ट पे अप्लाई हो रहे हैं। सो देयर इज़ अ हॉर्स हु इज़ पुलिंग द कार्ट यूजिंग दिस स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग है, दिस इज़ द स्ट्रिंग। तो जब कभी भी हॉर्स जो है कार्ट को पुल करता है तो ऑब्वियसली उस पर टेंशन लगेगा। हॉर्स जो है इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा सिंपली आपके कार्ट को, तो लगने वाले टेंशन आप देख सकते हो। यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन ओवर हियर, ओके। सो व्हेन द हॉर्स is pulling the cart, it produces a tension in the string, okay, and this is the direction here. So अगर ये टेंशन की बात करें, एक तरह से एक्शन फोर्स होगा। तो कार्ट क्या करेगा, इन टर्न जो है वापस से क्या करेगा, कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू पुल द हॉर्स बाय एन इक्वल रिएक्शन फोर्स विच इज़ अगेन योर टी, जिसको हमने यहाँ माइनस टी से डिनोट किया है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक एक्शन रिएक्शन की बात हो रही है। तो शुरुआत में हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स विल ट्राई टू पुश द ग्राउंड विथ हिज लेग, एंड कितने फोर्स से पुश कर रहा है, यूजिंग अ फोर्स एफ। तो ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू पुश द ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन विथ एन इंक्लाइंड फोर्स एफ। तो उसके रिएक्शनरी तौर पे या रिएक्शन फोर्स के तौर पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर हॉर्स जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो रिएक्शन फोर्स ऑब्वियसली जो है इस डायरेक्शन में लगेगा बाय द ग्राउंड। दिस इज़ व्हाट आई हैव शोन इन द डायग्राम, एंड दिस रिएक्शन फोर्स विल बी कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड एंड दैट विल एक्ट ऑन द हॉर्स ओनली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, दिस रिएक्शन फोर्स, इसके अब दो कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी दिस इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा बेसिकली वो वेट दैट इज़ mg को बैलेंस करेगा, जो कि है हॉर्स का वेट। एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसे हेल्प करेगा, इट विल हेल्प द हॉर्स टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियसली ग्राउंड है, यहाँ पे एक रफ सर्फेस है, surface will have a friction force also, right? So you can see this is the direction of the friction force, क्योंकि कार्ट का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। सो F is the friction force over here. Now अब हॉर्स कब मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्वियसली ये तभी मूव कर पाएगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा हो टेंशन से। अब टेंशन का आप डायरेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे दिस इज़ सिंपली इन द टेंशन का डायरेक्शन ये है, एंड दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस केस में ऑब्वियसली इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जो है कार्ट जो है इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। सो हियर यू कैन सी दैट
the h has to be greater than the tension for the horse to move in the forward direction. अब इस केस में अगर हम नेट फोर्स निकालें, so नेट फोर्स क्या हो जाएगा h minus t, because h has to be greater, so this is the net force acting on the horse here. मान लेते हैं a जो है एक्सेलरेशन है और m जो है मास है हॉर्स का, तो उस केस में फोर्स, ऑब्वियसली दिस इज़ फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमारे पास नेट फोर्स जो है वो क्या है h माइनस टी. सो आई हैव h माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए, दैट यू कैन सी इन दिस एक्सप्रेशन. नाउ कार्ट जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा अगर लगने वाला टेंशन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से भी ज़्यादा हो, तो इस केस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा ऑन द कार्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी t माइनस एफ, क्योंकि f का डायरेक्शन क्या है ये है, टेंशन का डायरेक्शन ये है, तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए टेंशन को बड़ा होना पड़ेगा. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ट इज t माइनस एफ हियर. और जो कार्ट का जो वेट है वो कौन बैलेंस कर रहा है, बाय द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एक्टिंग ऑन इट. नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन है जो कि कार्ट पे एक्ट कर रहा है a है, राइट तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल M मान ले, A is the acceleration acting on the cart basically and capital M is the mass of the cart, तो आप क्या रखोगे, force that is the net force जो कि हमारा आया था t minus f, net force acting on the cart will be is equal to mass of the cart into the acceleration of the cart, right. so यहाँ पे हमें अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमें सिंपली ऐड कर देना है. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. सो वंस यू ऐड यू विल सी जो t है, t वाला जो टर्म है दैट विल गेट कैंसिल. सो आई विल हैव h माइनस एफ इक्वल्स टू द सम ऑफ बोथ द मासेस ऑफ द कार्ट एंड द हॉर्स मल्टीप्लाई द एक्सेलरेशन ओवर हियर. तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं बाकी के टर्म्स को ट्रांसफ़र करके. सो आई विल हैव h माइनस एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m. कैपिटल M है हॉर्स का मास यहाँ पे, लेट मी जस्ट कन्फर्म दिस. तो कैपिटल M बेसिकली द मास ऑफ द कार्ट, राइट. सो क्या दिस इज़ द कार्ट मास एंड दिस इज़ द मास ऑफ द हॉर्स आई हियर. नाउ अब A पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्वियसली सामने वाला टर्म h माइनस एफ पॉजिटिव होगा. h माइनस एफ के पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपका जो h माइनस एफ है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो. इट मीन्स h शुड बी ग्रेटर दैन f. सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का वो ग्रेटर होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स से. इस केस में जो है आपका कार्ट जो है मूव करेगा. सो दिस इज़ द ओनली कंडीशन दैट वी हैव. सो दिस इज़ हाउ वी गेट द कंडीशन फॉर द सिस्टम कार्ट प्लस हॉर्स टू मूव. अब हम बात करने वाले हैं अपैरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर. तो आपने देखा होगा कि लिफ्ट में अगर कोई भी पर्सन जो है जा रहा है उसका लिफ्ट का ऑब्वियसली कुछ एक एक्सेलरेशन होगा, तो ये यहाँ पे जो है कुछ एक अपैरेंट वेट मींस एक ऐसा वेट जो कि रियल नहीं है बट वो दिख रहा है. apparently it is coming, the weight is coming, it is not the real weight but this is the apparent weight that is acting on a person when he enters a elevator or a lift. So let us now try to understand this. Here you can see now there is a man. Suppose let us consider a man जिसका मास जो है स्मॉल m है एंड वो स्टैंड कर रहा है, ही स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन एंड इस वेइंग मशीन को जो है लिफ्ट में रखा गया है. अब यहाँ पे जो एक्चुअल वेट होगा उस पर्सन का इट विल बी m इंटू जी एंड ऑब्वियसली ये जो मास है, ये जो वेट है ये एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली towards the center of gravity. So it acts on the weighing machine. यहाँ पे जो person जो है वो खड़ा हुआ है as a reaction force जो है, क्योंकि weight जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है तो reaction force जैसे इसके opposite लगेगा in the upward direction. We'll take the cases now. तो पहला मान लेते हैं केस है कि जब लिफ्ट जो है वो मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है. एक्सेलरेशन इज ए, सो द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए. तो यहाँ पे देखिए ये पर्सन खड़ा है, ऑब्वियसली दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सपोज यहाँ पे आई मीन सेंटर ऑफ मास यू कैन कंसीडर ऑफ दिस पर्सन. तो mg अगर आप देखो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे,
एंड एज अ रिएक्शनरी फोर्स ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, तो अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे r माइनस एम जी। So we'll take the r here because the acceleration in the upward direction. So r minus mg will do, and obviously this is basically your force, and force is equal to mass into acceleration. So we'll equate it to m into a. तो यहाँ पे जब हम r की वैल्यू निकालेंगे we'll transfer this mg over here. So I'll have apparent weight. तो ये जो reaction आ रहा है by the weighing machine or the ground, the lift here, reaction force in the upward direction, that is basically your the apparent weight of the person. So इस केस में आपको अगर निकालना है simply your apparent weight, so you will this formula directly. Now तो ये यहाँ पे एलिवेटर जो है जब ऊपर के डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, सो द apparent weight of a man, अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे r क्या आ रहा है बेसिकली mg प्लस ma. वेट जो है वो होना चाहिए था mg, वेट तो mg होगा उस पर्सन का, बट यहाँ पे कुछ एक क्वांटिटी जो कि है ma वो ऐड हो रही है। इसका मतलब जो apparent weight है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। सो इन दिस केस द apparent weight of the man inside the lift increases when the lift is accelerating in the upward direction with acceleration a. सेकेंड केस, अब यहाँ पे जो है लिफ्ट वो मूव कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। नाउ अगेन वी यूज़ द सेम थिंग, mg डाउनवर्ड लगेगा, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट फोर्स हम निकालेंगे यहाँ पे, दैट इज़ क्योंकि अब डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ पे हम mg को पहले रखेंगे, mg माइनस r इज़ द रिएक्शन फोर्स एंड विल इक्वेट इट टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगेन r की वैल्यू हम निकालेंगे फॉर अपैरेंट वेट, सो आई विल हैव r। तो r अगर आप देखो यहाँ पे आएगा mg माइनस ma, मीन्स अब वेट से जो था, जो उसका एक्चुअल वेट था उसमें से कोई क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अपैरेंट वेट होगा पर्सन का वो डिक्रीज़ कर जाएगा इन दिस केस व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन है। नाउ द थर्ड, अगर लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है या वो मूव कर रही है विथ सम कॉन्स्टेंट आई मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो या डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, तो दोनों ही केस में आपका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। तो अब अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगेन mg will be in the downward direction, r will be in the upward direction and acceleration 0, so the net force will be like this, r minus mg will be equals to mass into acceleration। अब यहाँ acceleration तो 0 हो चुका है, तो r जो है वो एग्जैक्ट उसके एक्चुअल वेट के बराबर आ जाएगा। सो apparent weight जो है वो एक्चुअल वेट के इक्वल होगा when the lift is at rest or it is moving with uniform velocity either in downward or upward direction. Now this is the case of a free fall। तो अगर लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल कर जाए, मीन्स अचानक से जो है आपका जो सपोर्टिंग केबल है वही टूट जाए, उस केस में लिफ्ट जो है वो फॉल करती है, इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो उस केस में आपका जो ए होता है ना, एक्सीलरेशन जो है लिफ्ट का, व्हेन द केबल इज़ ब्रोकन एंड द लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली, फ्री फॉल का मतलब ही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही काम करेगी, तो ए जो है वो जी के इक्वल हो जाएगा। इस केस में आपका जो नेट डाउनवर्ड फोर्स आपको मिलेगा, यू विल गेट इट एज ज़ीरो। सो इसका मतलब अपैरेंट वेट तो ज़ीरो हो गया पर्सन का। तो इस केस में क्योंकि दोनों ही मैन और लिफ्ट ये दोनों जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम ही एक्सेलरेशन से आ रहे हैं जो कि जी है, तो इस वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन कुछ भी काम नहीं करेगा बिटवीन द मैन एंड द लिफ्ट, बिकॉज आर इज़ कमिंग ज़ीरो। सो द पर्सन विल फील एज इफ ही इज़ हैविंग नो वेट, तो एक वेटलेसनेस की फीलिंग आएगी इस केस में। सो दिस इज़ व्हेन द लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली ओवर हियर, राइट। सो आई होप ऑल द topics here and the concepts are clear to you. Now let us come to some questions here now. The first question, एक bullet है, right, there is some bullet over here, I can draw it like this, जिसका mass है 0.04 kg and ये जो है speed u मान लीजिए 90 मीटर पर सेकेंड से enter करता है एक heavy wooden block के अंदर, it simply enters and obviously after traveling a distance of 60 centimeter
60 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद वो रुक जाता है। तो इस केस में आपको बताना है एवरेज रेजिस्टिव फोर्स जो कि ये ब्लॉक एक्सर्ट कितना करेगा इस बुलेट पर। सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन। ओके, लेट मी शो यू द सोल्यूशन नाउ। सो इस केस में आपने देखा मास दिया है 0.04 kg, u इज़ 90 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली फाइनली जो है ब्लॉक के अंदर ये जो है बुलेट जाके स्टॉप ही कर जाएगा, राइट। सो इस केस में यू कैन सी दैट इट विल सिंपली एंटर and it will stop, so the final velocity will be becoming 0 over here. Now s is 60 centimeter, you can convert it to meter, 0.60. now use equation the third equation जो हमने equation of motions में पढ़े हैं, and here you can put the value of v, u and 2 with s is the distance and you can get the value of the acceleration. एक बार acceleration आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप acceleration क्या आ रहा है, basically negative आ रहा है. It means there is retarding force. So retarding force will be mass into acceleration 0.04 into 6740. This will be your 270 newtons will be the force. Now second over here. So there is a block of metal जिसका weight है 2 kg. एंड ये जो है इट इज़ रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन. तो एक मेटल ब्लॉक है जिसका वेट है 2 kg, वो रेस्ट कर रहा है फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर. और नाउ इट इज़ स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ. अब ये जो है मेटल ब्लॉक जो है, अब व्हेन इट इज़ रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, राइट, अब इसको कौन स्ट्रक करता है, इसके ऊपर स्ट्रक किया छोड़ा जाता है, बहुत तेज़ी से रिलीज़ किया जाता है पानी. और पानी का रेट देखिए यहाँ पे 1 kg पर सेकेंड से छोड़ा जा रहा है एंड स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. यू नीड टू कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. लेट अस नाउ ट्राई टू सी द सोल्यूशन. नाउ हियर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर ऑन द ब्लॉक, जब पानी जो है इसके ऊपर आप छोड़ रहे हो विद द स्पीड, ओके, विथ सम रेट ऑन दिस ब्लॉक, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली द चेंज इन मोमेंटम dp by dt. so here I'll put the value of p. momentum is what, mass into acceleration, so I have m into v over here. now I can take this v out, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप चेंज जो हो रहा है बेसिकली 1 kg पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में 1 kg तक का यहाँ पे the water is coming. so there is change in the mass only, so that is why I will be taking v out. so I'll have v dm by dt, and dm by dt की वैल्यू कितनी दी है 1 kg पर सेकेंड एंड v की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड. so I'll have the force as 5 newtons. अब फोर्स मिल चुका है, I can use the formula of acceleration a equals to f by m and I can get the value over here, right. so this is the value of acceleration that you will get over here as 2.5 meter per second square. Let us now see the next question. so there is a batsman and batsman जो है वो hit करता है बॉल को straight in the direction of the bowler without changing its initial speed. initial speed में कोई बदलाव नहीं आया है, 12 मीटर पर सेकेंड था, उतना ही है. okay, if the ball is coming like this and the batsman is hitting the ball in this direction, so there is no change in the initial speed. अब बॉल का मास दिया गया है 0.15 kg. so I need to find out the impulse which has been imparted to the ball. okay, so यहाँ पे आप लीनियर मोशन ही कंसीडर करके चलेंगे, that it is the motion in a linear. गिवन कितना मास है 0.15 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन में कहा गया था कि जो है वेलोसिटी में स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो फाइनल स्पीड भी जो होगी वो 12 मीटर पर सेकेंड होगी. अगर ये u का डायरेक्शन है तो बॉल को हिट करने की वजह से बॉल का जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इन द ऑपोजिट ऑफ u. सो आई हैव -u. सो v विल बी बेसिकली -12 मीटर पर सेकेंड, दैट यू कैन सी हियर. इम्पल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम. सो सिंपली पुट द वैल्यू mv - u and you will get -3.6 Newton second.
नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? दैट द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज़ फ्रॉम, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जो है बॉल का रिवर्स हो गया। शुरुआत में ये बॉलर से बैट्समैन तक था, अब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बैट्समैन से बॉलर की तरफ ये जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ क्रिकेट बॉल जिसका मास है 150 ग्राम एंड ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड व्हेन इट इज़ मूविंग इट कम्स टू रेस्ट और इट इज़ ब्रॉट अप, मतलब प्लेयर जो है इसे रोक देता है, उसे रेस्ट पे लेके आता है इन दिस टाइम 0.05 सेकेंड। ये आप टाइम इंटरवल यहाँ देख सकते हो, 0.05 सेकेंड्स है, मास दिया गया है कुछ इस तरह से। कैलकुलेट करना है इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर। Okay, you can also try this question by pausing the video. Let me show you the solution here. Mass is 150 gram, that is 0.15 kg. Initial velocity 15 meter per second. Obviously finally जो है बॉल रुक चुका है तो final velocity will be 0. Time is कितने टाइम में रोका गया था? टाइम इंटरवल वॉज 0.05 सेकेंड्स। इम्पल्स क्या हो जाएगा? अगेन तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। यू नो द मास, यू नो द फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी, सो जस्ट पुट द वैल्यू। सो दिस इज द इम्पल्स विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज देयर इज सम चेंज इन द डायरेक्शन नाउ, सो यू विल गेट इट विद अ नेगेटिव साइन। अब एवरेज फोर्स हमें निकालना है। देखिए इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। तो अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप क्या करोगे? you will just simply transfer t here, so j by t, so this is what I have here। तो impulse divided by time, impulse को डिवाइड कर दीजिए टाइम इंटरवल से, you will have average force as -45 न्यूटन over here। तो नेगेटिव साइन सिंपली जो है एक रिटार्डिंग नेचर फोर्स का दिखा रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन गन है जो कि फायर कर रहा है, what is it firing? It is firing a bullet जिसका मास है 40 ग्राम और स्पीड कितनी है? 1200 मीटर पर सेकेंड। तो जो पर्सन जो है जिसने होल्ड करके रखा है गन को, ही कैन एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 144 न्यूटन ऑन इट। तो आपको निकालना है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन, बट निकालना है पर सेकेंड में। नाउ दिस इज द सोल्यूशन हियर। मान लेते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स हैं दैट कैन बी फायर्ड पर सेकेंड इज़ स्मॉल एन, राइट। तो अब यहाँ पे हम इम्पल्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम देखिए, अगर एक के लिए निकालना होता तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं m टाइम्स v माइनस यू, बट हमें यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना है फॉर n बुलेट, सो वील मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ n, सो n m v माइनस यू। सो जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ। m is 40, obviously we have to convert it into kg, so putting the value, the change in momentum, जो change in momentum आएगा delta p, suppose this is the change in momentum, it will be 40n kg meter per second। अब change in momentum using the impulse momentum theorem, यहाँ पे change in momentum यहाँ पे आप निकाल सकते हो, that impulse is equal to change in momentum, ये जो हमने theorem पढ़ा था। Now what is impulse? That is f into t, and change in momentum from this I have 40n. So here from now here you can find the value of n. N will be ft divided by 48. So I have this. So time is obviously your per second का लेना है, तो हमें टाइम यहाँ पे 1 seconds ही मान के चलने होंगे। So n will be 3 bullet per second। I hope this part is clear। This is your part 2 and it ends over here, and the concepts I hope they are clear to you. You can follow me at my YouTube channel Phematics Learning Hub. You can also visit my Facebook page, right? If you haven't subscribed my channel, you can subscribe to my channel। आप सबसे मैं मिलूँगी इसके थर्ड पार्ट के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।